नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आपको मालूम है 6 और 7 के दरमियान जो हादसा तुर्कमान गेट पे हुआ वो होना नहीं था। ऐसा होना, ये समझिए कि पूरी की पूरी कानून व्यवस्था शर्मसार हुई। उसके बाद जो घटना यहाँ घटी आप सबको मालूम है। 5 लोग पुलिस ने इनिशियली स्टेज पर अरेस्ट किए। उनके नाम आप सबको पता है, अगर आप कहें तो मैं नाम रिपीट कर देता हूँ। एक है मोहम्मद शाहनवाज, दूसरे हैं मोहम्मद अरीब, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद अदनान और मोहम्मद कैफ। और पुलिस अभी भी कई लोगों को डिटेन कर रही है। जो हादसा पुलिस के ऊपर पथराव हुआ उसकी निंदा पूरा समाज कर रहा है। मैं इस वक्त तुर्कमान गेट पर हूँ, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। कोशिश ये रहती है मेरी कि मैं लोगों तक जाऊं, उनसे पूछूं कि हालात यहाँ के क्या हैं। प्रेजेंट हालात अब ऐसे हैं कि हर एक शख्स के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट है कि कहीं कैमरे के अंदर चलते फिरते वो नज़र ना आ जाएं और कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उनको भी डिटेन करे। अगर पुलिस डिटेन करती है तो ये पुलिस का हक है, अगर पुलिस किसी को उठाती है तो ये पुलिस का हक है। लेकिन जब आप अदालत में पहुंचते हैं तो वो अदालत में जाकर वो केस कितना टिकता है ये सबूतों के आधार पर तय होता है। लेकिन ये यहाँ कहना ये गलत नहीं होगा कि पुलिस अभी भी वीडियो फुटेजेस को खंगाल रही है, उसके एनालिसिस कर रही है। साथ ही उन जो परिवार अपने एक नौजवान बच्चे को या बुजुर्ग को जिन्होंने पुलिस ने जिनको अरेस्ट किया है या अरेस्ट करने वाली है, वो कानूनी कार्रवाई कैसे कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। देखिए, आप हो सकता है कि आप कानूनी कार्रवाई से खुश ना हो, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां से हर एक इंसान को उम्मीद रहती है इंसाफ मिलने की, वो है अदालत। अब बहुत लोग अदालत पहुंचे हैं, अलग अलग फैमिलीज अलग अलग एडवोकेट को लेकर अदालत पहुंची है। 5 लोगों के जो एडवोकेट हैं जिनका मैंने नाम लिया वो कोई अलग साहब हैं। एक साहब और हैं जिसका नाम है मोहम्मद साजिद के लिए आज कोर्ट में बेल लगाई गई क्योंकि पुलिस उनको ढूंढ रही है। पुलिस कह रही है कि भाई साजिद को हम डिटेन करेंगे, उसके मोबाइल नंबर को और मोबाइल को खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि कहीं उनके पीछे कोई और सोर्स तो नहीं थी। वहीं साजिद की फैमिली का कहना है कि साजिद तो वहाँ टहल रहा था, वहाँ से गुजर रहा था क्योंकि लोकल है यहाँ का, उसने कोई पत्थर नहीं मारा, कुछ नहीं किया। ऐसी चीज़ें भी परिवार वाले कह रहे हैं। यहीं पे इस चीज़ को और डिटेल में समझने के लिए मेरे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है जो यहीं तुर्कमान गेट के रहने वाले हैं, कामरान साहब। मैंने उनसे वक्त लिया, मैं जानना चाहता था कि इनके बैकड्रॉप में, साजिद के बैकड्रॉप में कौन कौन लोग थे, उनका फैमिली कैसी है और बाकी जो जितने भी लोग इसमें फंसे हैं इस केस में। कामरान साहब जो हैं वो पीछे से देख रहे हैं, केस की प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं, केस के ऑर्डर को पढ़ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इसमें क्या हेल्प हो सकती है और इसमें कहाँ यहाँ के जो वकील हैं, जो एक्यूज के वकील हैं, उन लोगों के वकील किस डायरेक्शन में है, उनकी कोर्ट की कार्रवाई ठीक है कि नहीं, ये मैं सब जानना चाहता हूँ। कामरान, मैं आपका स्वागत करता हूँ इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पे। मैं जानता हूँ कि आप कानून को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के वीडियोस भी देखते हैं, आप कोर्ट के ऑर्डर्स भी पढ़ते हैं, डेली अपडेट्स लेते हैं। कहाँ लगता है कि हम चूक रहे हैं, आप लोग चूक रहे हैं, ये जो एक्यूज्ड हैं, इन लोगों के जो वकील हैं, कहाँ लैग हो रहा है, क्या है प्रॉब्लम, पूरा मामला? देखिए, सबसे पहले तो आज सुबह 30 हजारी कोर्ट में सेशन जज साहब हैं जोगिंदर परमार साहब, उनके यहाँ एक एंटीसेप्टिव बेल लगी थी साजिद की। उनके साथ साथ एक खालिद की बेल भी लगी थी, एंटीसेप्टिव बेल। तो उसमें जो एडवोकेट साजिद की तरफ से अपेयर हो रहे थे, कबीर अहमद साहब, उन्होंने कुछ चीजें कोर्ट से क्वेश्चंस करे पुलिस के से कोर्ट के थ्रू कि अगर से साजिद की को पुलिस खंगाल रही है, पुलिस ढूंढ रही है, तो साजिद का स्पेसिफिक रोल क्या है? साजिद वहां पर स्टोन पेल्टिंग कर रहा था या खाली खड़ा था या वहां पर जो है पब्लिक को शांत करने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि इलाके के एक रेसिडेंट है साजिद। अब वो एक इलाके के हर इंसान के अंदर इस चीज का आक्रोश था कि ये जो गलत लोग जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, इससे पूरा इलाका, पूरी पुरानी दिल्ली एक तरीके से बदनाम होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये एफर्ट्स करे कि हम वहां पर रोकते पब्लिक को। तो कहीं साजिद उसका पार्ट तो नहीं था और साजिद को मुजरिम करार दे दिया गया, उसको ढूंढने लगे। तो उसी चीज को रेस करते हुए क्वेश्चन जो रेस करे तो दिल्ली पुलिस से जवाब जज साहब ने मांगा कि भाई साजिद की वीडियो फुटेज कहाँ है, स्टोन उसने के हाथ में स्टोन तो नहीं है, या कोई चीज भी जो भी आपके पास एविडेंस है वो लाओ। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से विफल रही, कोर्ट में कोई भी एविडेंस साजिद का अगेंस्ट आज नहीं दे पाई।
एंड ऑफ द टाइम जो है इसमें दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से ये कहा कि हमने इसमें 307 जो अब 109 बीएनएस की हो गई है वो इसमें इम्प्लीमेंट कर दी है, ऐड कर दी है। तो जज साहब का सीधा सा एक क्वेश्चन था दिल्ली पुलिस के एडवोकेट से कि आपने 109 तो इसमें ऐड कर दी है, अब एक भीड़ है जिसने ये काम करा है, उस भीड़ के अंदर जो भी स्पेसिफिक लोग हैं, मतलब कि एक स्टोन, दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल या एसएचओ साहब चांदनी महल के उनको हिट करा गया, जो निंदनीय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो भी हमारी सिक्योरिटी के लिए ही लगे थे वहां पर जो स्टोन उनको हिट करा वो किसने फेंका था? 307 या 109 जो है वो एक 20-25 लोगों पे तो नहीं हो सकती कि सबने पत्थर फेंके और वो ही उनको लगे। एक 20-25 लोग पत्थर उछालते हैं और वो लगते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एडवोकेट जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपेयर हुए थे आज, तो कोर्ट ने ये कहा कि आप एक एक का स्पेसिफिक रोल बताइए कि 307 आप किस पे लगा रहे हैं, राइट्स पे किस पे लगा रहे हैं सेक्शन, तो कम से कम आप बाइफर्केशन करके तो आइए। अब ये तो सबको एक ही उसमें तो नहीं हाक सकते। तो दूसरी चीज, कोर्ट ने जब इसको पूरा एनालाइज करा तो कोर्ट ने एक छोटा सा कमेंट दिया कि आप 307 भी ऐड कर रहे हैं, 149 भी ऐड कर रहे हैं, 148 भी ऐड कर रहे हैं, अदर सेक्शन पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना वगैरह के सब भी ऐड कर दिया, और एक हर किसी को जो वहां प्रेजेंट था आप उसको वहां ढूंढ रहे हैं। तो आप एक काम करिए कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आप फिर मको का भी ऐड कर दीजिए कि मको का क्यों नहीं इन्वॉल्व कर देते। तो वो एक कमेंट था छोटा सा जज साहब का, तो पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछने के, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब कहने लगे कि नहीं, इसके अंदर मकोका में तो 2 केसेस कम से कम होने चाहिए जो मकोका इन्वॉल्व किए। तो जज साहब ने कहा मुझे ना बताइए आप, मुझे सब कुछ पता है कि मकोका कैसे होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये इन्वेस्टिगेशन किस बिहाफ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो नाजायज लोगों को क्यों सता रहा है। अगर से आपके पास कोई एविडेंस है तो कोर्ट में लाइए, हम जेल भेजेंगे। हम तो खुद कहते हैं कि अगर से किसी ने गलत काम करा है तो उसे जेल जाना चाहिए, पर नाजायज को नहीं जाना चाहिए। जिसने काम करा ही नहीं उसे क्यों जाए। मुझे एक बात बताइए, एक भीड़, उन्मादी भीड़ जिस तरीके से उस दिन पत्थर मार रही थी, उसमें 10 लोग 20 लोग पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, आपको लगता नहीं कि पुलिस भी आंख बंद करके सबको उठा रही है? पुलिस के पास कुछ तो आधार होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पुलिस के पास आधार ही ना हो और किसी को भी अरेस्ट करके डाल रही है पुलिस? देखिए, पुलिस का जो आज हमने कोर्ट में कंडक्ट देखा है, जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह कोर्ट को दिखाई हैं, उसमें पुलिस के पास तो कोई एविडेंस है नहीं। पुलिस ने एक रैंडमली रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उसके अंदर मान लीजिए कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं वहां प्रेजेंट हूँ, मैं पुलिस की हेल्प के लिए वहां प्रेजेंट हूँ, पर पुलिस मुझे एक्यूज करार दे रही है कि मैं वहां प्रेजेंट क्यों हूँ। लेकिन 144 लगने के बाद तो पब्लिक को वैसे भी हट जाना चाहिए, ऐसा रूल कहता है। बिल्कुल हट जाना चाहिए पब्लिक को। ये पब्लिक ने गलती करी है, इस इलाके के लोगों ने गलती करी है, पर वो करते भी क्या। कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 नवंबर को एक ऑर्डर पास करा कि इसमें जो भी एडजॉइनिंग पोर्शन है मस्जिद का ऑर्डर कोई पास नहीं हुआ, पर जो एडजॉइनिंग पोर्शन है उसको अनऑथराइज क्लियर डायरेक्शन थी कि अनऑथराइज्ड है, आपको डेमोलिश होगा। पर उसके बाद जब मस्जिद कमेटी ने उसमें दिल्ली हाई कोर्ट दोबारा अप्रोच करा और उसमें जो है एक नेक्स्ट डेट हेयरिंग की दे दी गई कि 22 अप्रैल है, तो कम से कम एमसीडी दिल्ली पुलिस को इतना तो वेट करना चाहिए था। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, क्योंकि कोर्ट ने तो कुछ ऐसा लिख कर नहीं दिया था कि ये कोई स्टे है या कुछ ऐसा है। देखिए, कोर्ट ने इनडायरेक्टली एक लाइन लिखी उस ऑर्डर को, जब आप देखेंगे तो लास्ट लाइन उसमें 16 नंबर लाइन कुछ बहुत कुछ कहती है, पर उसको भी जो है अथॉरिटीज ने इग्नोर कर दिया। उसमें क्लियर है, एक तरीके से इनडायरेक्टली कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि जब तक इस रिट पिटीशन का फाइनल आउटकम नहीं होता है तब तक कम से कम अथॉरिटीज को रुकना चाहिए। उसमें कहीं ऐसा लिखा है, मेरे पास रिट पिटीशन जो है कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मेरे पास है, अगर उसको देख लिया जाए एक बार, एक नज़र, और इसको समझा जाए, आखिरी लाइन जो आप कह रहे हैं, राइट जी, ये मेरे पास कोर्ट की कॉपी मैंने ओपन कर ली है। ये 16 नंबर जो है, 16 नंबर लाइन की आप रेफर कर रहे हैं। इसमें लिखा है, नीडलेस टू स्टेट एनी एक्शन टेकन बाय द रिस्पोंडेंट विल बी द सब्जेक्ट
टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन। इसका मतलब क्या निकाल रहे हो यार? देखिए, इसका मतलब सीधा सा है कि नीडलेस टू स्टे। ये कहना जरूरी नहीं है कि कोई भी एक्शन लिया जाएगा बाय द रिस्पोंडेंट, जो अथॉरिटीज हैं, जो रिस्पोंडेंट हैं, वो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट होगा। जो ये केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम होगा कि फाइनल डिसीजन जो भी आता है कोर्ट का, कि वो डिक्लेरेशन है कोर्ट का, कोर्ट डायरेक्शन देगी कि अनऑथराइज है या नहीं है, या उसको डेमोलिश करना है अभी या कैसे करना है, वो कोर्ट का काम है। अब क्योंकि ये अथॉरिटीज ने इसको इस चीज को इग्नोर करके इस पर डेमोलिशन कर दिया है, तो अब ये 22 अप्रैल को जो डेट लगी है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो वहां पर ये रिट पिटीशन इंस्ट्रक्शंस हो गई। मैं जो इसको समझ पा रहा हूँ कि नीडलेस टू स्टे एनी एक्शन टेकन बाय द रिस्पोंडेंट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। वो ये कहना की कोशिश ऐसी हो रही है कि अगर इस वक्त ये मामला कोर्ट के अधीन है। देखिए, कोर्ट कभी ये नहीं कहेगी कि आप डेमोलिश कर दो, और अगर से हमारे फैसले में ये आता है कि आपने गलत करा है, हाँ, तब तो आपके फाइनल आउटकम के ऊपर हम लोग एक्शन लेंगे या जो भी कोर्ट कभी नहीं कहती है। कोर्ट क्यों उसको कंपनसेशन की तरफ जाएगी कि आप अभी डेमोलिश कर दो, हम बाद में कंपनसेशन का अथॉरिटीज को ऑर्डर दे देंगे, कंपनसेट करके आप दोबारा बना देना। ऐसा कोर्ट कभी नहीं करती। लेकिन पुलिस ने और अथॉरिटीज ने शायद इसको ऐसे माना कि अभी इसमें कोई ऐसा रिटर्न ऑर्डर में स्टे नहीं है, तो प्रीवियस ऑर्डर को पुलिस ने कंसिडर किया और एमसीडी ने कंसिडर किया। पुलिस का काम ये था कि पुलिस एक सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे एमसीडी की कार्रवाई को स्मूथ चलाने के लिए, है ना? जब बिल्कुल करना चाहिए था, और जब एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसके एडजॉइनिंग आपको डेमोलिशन करना है, आपको पता है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का एरिया है, डोमिनेटेड एरिया है, वहां पर इस तरीके का एक्शन जो है, जब कोर्ट भी एक पेंडिंग है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते थे कि कम से कम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन आने देते। 22 अप्रैल तक का 22 अप्रैल आप ये कह रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है इसके अंदर कि अगर पुलिस एक्शन ले रही है, तो चाहे ये कोई कम्युनिटी का एरिया हो या जो रेजिडेंट्स यहाँ रहते हैं, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानून को मानने के लिए उसी तरह बाध्य है, या कोई और जैसे कि कोई और कम्युनिटी। लेकिन अब जो हो चुका है उसके बाद जो पुलिस कर रही है, जो कार्रवाई पुलिस कर रही है, उसको आप लोगों को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। आप लोग थोड़ा अपने आप को ये ज़रूर महसूस करें कि आपके पास कोर्ट का रास्ता है। अगर ऊपर वाला करता है कि आप लोगों को जेल जाना पड़ता है या किसी को भी जेल जाना पड़ता है, तो वो अपने पूरे सबूतों के आधार पर अपनी जमानत अप्लाई करे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, या सुरक्षा फहाम आपको कोर्ट ही दे सकता है। आपको क्या लगता है अभी जो 5 लोग हैं, जो शाहनवाज और ये सब लोग हैं, इनकी जो कार्रवाई चल रही है एमएम की अदालत में, आपको क्या लगता है कि इससे यहाँ से राहत मिल सकती है इनको, या क्या करना चाहिए? आपकी एक्सपर्टीज क्या है? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो एमएम साहिबा की जो है 109 में पावर ही नहीं है, कि जो है 307 में कि वो किसी को बेल देते हो, ऐसी कोई पावर है नहीं। आप किस आधार पे कह रहे हैं ये बात? लेकिन लीगल आपने किसी वकील से पूछा है? कई वकीलों से सजेशन लिए हैं इसमें, तो सबका ओपिनियन यही आया है कि 109 307 में एमएम के पास पावर नहीं है। अगर दूसरे वकील अगर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो जरा इस मैसेज को समझिए कि हो सकता है कि सजेशन से ही, बात करने से ही बात बनती है। अगर हो सकता है इनकी कोई सजेशन ऐसी हो जो आपके काम आ जाए। अच्छी सजेशन क्या है इस केस को लड़ने के लिए स्ट्रांगली? देखिए, सबसे पहले तो आपको सेशन कोर्ट अप्रोच करना चाहिए। प्रोसीजर यही है कि आपको सेशन कोर्ट पहले जाना पड़ेगा। सेशन कोर्ट इसमें क्या कहती, क्या डिसीजन देती है, पर मेरा एक अभी तक तो मैंने व्यू देखा है कि विदाउट एनी एविडेंस कोर्ट अप्रोच करा गया था, चाहे वो एमएम की कोर्ट ही क्यों ना। कम से कम इतने सफिशिएंट एविडेंस तो आप कोर्ट को दें कि कोर्ट एक आपको डायरेक्शन दे, कोर्ट आपके हक में कोई फैसला दे। वहां ये लोग अभी तक सबके, मेरे जो मैं मीडिया में भी देख रहा हूँ कि 5 लोग वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, या वहां से गुजर रहे थे, या एक अरीब का भी मैंने प्रोसीडिंग में देख रहा था आर्ग्यूमेंट में कि पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो वहां से 1-2 किलोमीटर दूर था अरीब। तो पुलिस ने एमएम साहब के कोर्ट में जो है सीडीआर रिपोर्ट दिया अरीब की कि मोबाइल लोकेशन उसकी यहाँ प्रेजेंट थी लोकेशन क्राइम सीन पे। तो कम से कम जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या जो आप जज साहब को बता रहे हैं, कम से कम ऑथेंटिक होना चाहिए कि कोर्ट उस ग्राउंड पर आपकी बात सुने, कि आपके पास अगर से वहां आपके जहां भी आप प्रेजेंट थे वहां की सीसीटीवी फुटेज हो, वो कोर्ट को दें, वो फाइलिंग करें कोर्ट में कि जी मैं तो यहाँ था, तो मुझे यहाँ से कैसे दिखाया जा रहा है कि मैंने ये काम करा है।
और अगर से आप वहाँ प्रेजेंट भी थे तो पुलिस के से आप अपनी एमएम की या जो भी कंसर्न एमएम है वहाँ एप्लीकेशन लगाएं। वकीलों को क्या करना चाहिए? देखिए वकील तो मेरे सीनियर है, मैं उनको ये नहीं बता सकता कि उनको क्या करना चाहिए, वो तो हमें ही बताते हैं कि क्या करना चाहिए। पर कम से कम अभी जो है किसी भी केस में अंदर रेगुलर बेल ना अप्लाई करके पहले कंसर्न एमएम कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरा अपना पर्सनल एडवाइस है कि जो भी इनके पांचों के अगेंस्ट में वीडियोस हैं पुलिस को, कम से कम वो अब कंसर्न एमएम क्या तो प्रोड्यूस करें बाइफर्केशन के साथ कि कैफ के अगेंस्ट में क्या वीडियो है, काशिफ के अगेंस्ट में क्या वीडियो है, अरीफ ऐसे ही पांचों के अगेंस्ट में हाँ, सेग्रीगेशन करके उनके साथ ये कम से कम ये पता होना चाहिए कि पांचों का स्पेसिफिक रोल क्या है एक एक बंदे का, कि पुलिस किस आधार पर उनको कस्टडी कर रही है। कहीं ये इलीगल डिटेंशन तो नहीं हो रही कि पुलिस तो एक्यूज्ड बना रही है, पर अगर से आप अभी थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो अमूमन हमने ये देखा है कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट पुलिस अरेस्ट कर लेती है, बेल हो नहीं पाती, कोई सफिशिएंट जो है एविडेंस होते नहीं है, 5 साल बाद 10 बेल नहीं हो पाती क्योंकि अक्यूज्ड के फेवर में कोई एविडेंस नहीं होते, और उधर पुलिस के पास जो एविडेंसेस हैं आप चाहते हैं कि उसको सेग्रीगेशन के हिसाब से पेश किया जाए कोर्ट के सामने। कम से कम हमें नहीं दिखा सकती पुलिस, तो कंसर्न एमएम उनको तो दिखा सकती है ना, क्योंकि वो यहाँ पर पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी एक्ट होगा उसकी मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि सेंट्रल डीसीपी जो है उन्होंने ये कहा था पहले इंटरव्यू में जब मैंने फॉलो किया था उनको, कि पुलिस के पास पूरी तरह से माकूल साक्ष्य मौजूद हैं जिनको भी वो अरेस्ट कर रही है, और कोर्ट भी इस तरह से इसको लेके सेटिस्फाइड है, तभी कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट की और फर्दर कार्रवाई के लिए बोला। देखिए पुलिस तो हर केस में कहती है हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है, जब मैटर ऑफ ट्रायल आता है उस ट्रायल में एविडेंस वो खारिज हो जाते हैं, टूट जाते हैं या एविडेंस प्रोड्यूस नहीं हो पाते, एंड ऑफ द टाइम ये होता है कि जी ये तो क्रिमिनल था ही नहीं, इस पे तो गलत सेक्शन से इम्प्लीमेंट हो गए। 5 साल बाद एक डिसीजन आता है, 5 साल तक एक बंदा जेल में रहता है, उसके 5 साल की लाइफ का कंपनसेट कौन करेगा? अगर फिर इसको हम इलीगल डिटेंशन नहीं माने तो क्या माने? थैंक यू वेरी मच। तो इसकी पूरे जो बातचीत है उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, टेक होम क्या है? टेक होम ये है कि यहाँ पर जो हुआ वो पूरी तरह से निंदनीय था। हालांकि लोगों के अंदर जो अफवाह फैली, पुलिस उसको ढूंढ रही है कि वो अफवाह का सोर्स था क्या। उसके बावजूद भी यहाँ पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में जो लोग जिन्होंने ये काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन वहीं साथ ही जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम नाजायज़ फंसे हैं, आप अपने वकीलों को उस जैसे अपनी प्रेजेंस के जितने ज़्यादा से ज़्यादा सबूत हो वो मुहैया कराइए, और कोशिश कीजिए कि आपके जो एडवोकेट हैं वो एक्सपीरियंस्ड हों क्रिमिनल केसेस को लड़ने के लिए। कोई नौजवान वकील ना हो जिसको तजर्बा ना हो। साथ ही जितने और वकील हैं जो अलग अलग केसेस यहाँ पर अलग अलग वकील लड़ रहे हैं अलग अलग लोगों के, इन सबको एक जॉइंट डायरेक्शंस मिलनी चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए जो आपस में बात करे। वहीं पुलिस की तरफ से जो चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं, पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि आप कानून को अपने हाथ में लें, और अगर आप अपने कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो एक्शन होना तय है, जो हो रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये ज़रूर याद रखिएगा कि कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें फैलाई जाती हैं, चाहे वो प्रीत सरोही हो या वक़ार अहमद हो या कोई भी XYZ, हर बात पे भरोसा मत कीजिए। पुलिस अपने आप को कभी भी अपने गिरबान को हाथ में लेने नहीं देगी। अगर पुलिस कह रही है कि मस्जिद पर एक्शन नहीं होगा तो मस्जिद पर एक्शन हुआ ही नहीं। जो कोर्ट ने कहा वही MCD ने किया, और जो MCD ने किया उसको पुलिस ने सपोर्ट किया, और जो आपने किया उसकी वजह से आज आप अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। क्यों ना ऐसा माहौल हो कि हम पुलिस के ऊपर भरोसा करें। अगर पुलिस कह रही है और आपकी अमन कमेटी कह रही है कि ये काम नहीं होगा तो उस पर भरोसा करें और अपने घर जाकर शांति से सोते, तो आज शायद आप बैठकर नहीं रो रहे होते। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली तुर्कमान गेट। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।